हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियों के संदर्भ में। और राष्ट्रपति के अधिकार शक्तियों की इस श्रृंखला में आज के अध्ययन का जो मुख्य विषय है वह आपातकालीन अधिकार एवं शक्तियों को लेकर है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति को विशिष्ट अधिकार प्रदान किए गए हैं आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में। हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि वे कौन से आपातकालीन अधिकार और शक्तियाँ राष्ट्रपति को उपलब्ध की गई हैं जिनका प्रयोग वह आपात स्थिति से निपटने के संदर्भ में कर सकता है। जैसा कि आप सब इसके पहले भी इस बात को लेकर अध्ययन कर चुके हैं कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, संसद का अभिन्न अंग है, यानी कार्यपालिका और संसद इन दोनों के साथ उसका जुड़ाव है। और साथ ही न्यायपालिका के संदर्भ में भी आप सबने अध्ययन किया है, आर्टिकल 72 के तहत उसे क्षमा दान का व्यापक अधिकार प्राप्त है। इन तमाम संदर्भों में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत का राष्ट्रपति जो संवैधानिक कार्यपालिका के रूप में पदस्थापित है, भारत के राष्ट्राध्यक्ष के पद को सुशोभित करता है, अनन्य प्रकार की शक्तियों से युक्त है। और जैसा कि आर्टिकल 53 में स्पष्ट भी किया गया है कि राष्ट्रपति के पास समस्त कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां उपलब्ध होंगी जो वह स्वयं नहीं, जैसा कि आर्टिकल 74 में स्पष्ट किया गया है कि इन कार्यपालिकीय अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं नहीं अपने अधीनस्थ के माध्यम से करेगा। और उसका अधीनस्थ भारत का प्रधानमंत्री है, उसकी मंत्रिपरिषद है। तो अनुच्छेद 74 का जो भाव है हमें उसे समझना होगा। उस आधार पर राष्ट्रपति के अधिकार शक्तियों का विश्लेषण करना बेहतर होगा। आर्टिकल 74 के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति के समस्त कार्यपालिकीय अधिकार एवं शक्तियों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद के माध्यम से किया जाता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने यह भी अध्ययन किया कि जो कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को निवेशित की गई हैं, भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, वे कौन कौन से हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि इन समस्त कार्यपालिकीय अधिकार और शक्तियों को दो बड़े भागों में बांटा जा सकता है, दो बड़े भागों में समायोजित किया जा सकता है। ये दो बड़े भाग क्या हैं? तो जैसा कि हमने पहले भी कहा कि सामान्य अधिकार एवं शक्तियां, विशिष्ट अधिकार एवं शक्तियां। सामान्य अधिकार शक्तियों पर काफ़ी चर्चा हुई है। हमने कहा कि जो सामान्य अधिकार शक्तियां हैं उसके तहत कार्यपालिकीय अधिकार शक्तियां राष्ट्रपति के पास उपलब्ध हैं, विधायी अधिकार शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, न्यायिक अधिकार शक्तियों से युक्त है भारत का राष्ट्रपति, वित्तीय अधिकार शक्तियों से संबंधित है भारत का राष्ट्रपति। इसके अतिरिक्त राजनयिक अधिकार शक्तियां भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। सैन्य अधिकार शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो ये तमाम अधिकार एवं शक्तियां सामान्य प्रकृति के हैं, सामान्य प्रशासन, सामान्य शासन की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आज का जो हमारा विषय है वह राष्ट्रपति की जो विशिष्ट अधिकार शक्तियां प्राप्त हैं, हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जब हम राष्ट्रपति के विशिष्ट अधिकार एवं शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं तो इन अधिकार शक्तियों का प्रयोग सामान्य परिस्थिति के संदर्भ में नहीं बल्कि आपातकाल के दौरान आपातकालीन व्यवस्था के तहत करना संभव होगा।
और यही कारण है कि राष्ट्रपति के पास जो विशिष्ट अधिकार एवं शक्तियां उपलब्ध हैं वो आपातकालीन अधिकार एवं शक्तियों के रूप में, इमरजेंसी पावर के रूप में जाने जाते हैं। इस संदर्भ में भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग करने से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां उपलब्ध हैं। कौन कौन शक्तियां हैं? तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यों के स्तर पर कर सकता है। साथ ही वित्तीय आपात के संदर्भ में उसे व्यापक अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्यों के स्तर पर राष्ट्रपति शासन को लागू करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। और इसी प्रकार देश में यदि वित्त की असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई हो तो भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो यहां पर इन शक्तियों को आप इस रूप में समझ सकते हैं। जो आपातकालीन अधिकार एवं शक्तियां हैं उनमें पहली आपातकालीन अधिकार शक्ति राष्ट्रीय आपात के रूप में है। यहां पर जो राष्ट्रीय आपात की स्थिति है, इस संदर्भ में हम क्या देख रहे हैं कि अनुच्छेद 352 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रीय आपात को लागू कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 का विषय राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने से संबंधित है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो तो संबंधित राज्य में वह अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है। और इसी प्रकार जो तीसरी वित्तीय आपात शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की गई है वह अनुच्छेद 360 का विषय है। अनुच्छेद 360 में स्पष्ट किया गया है कि यदि देश में या देश के किसी भाग में वित्त की असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई हो, वित्तीय आपात की उद्घोषणा का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो हम क्या देख रहे हैं? भारत का राष्ट्रपति इन 3 आपातकालीन अधिकार और शक्तियों को रखता है। भारत के राष्ट्रपति के पास यही 3 वित्तीय, राज्यों में राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात से संबंधित शक्तियां प्राप्त है। तो ये तीनों स्थिति जो है, जो कि अनुच्छेद 352 से जुड़ा हुआ है, 356 संबंधित है और अनुच्छेद 360 से संबंधित है, आपातकालीन अधिकार के रूप में जाने जाते हैं। और याद करना ही आप लोग के बहुत आसान है। 352 इसमें +4 जोड़ दीजिए तो अगला अनुच्छेद 356 बनता है जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यानी आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात से जुड़ा विषय है। 4 अनुच्छेद और आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित आपातकालीन स्थिति को लागू करने के संदर्भ में है। और 4 अनुच्छेद आगे अगर आप देखें तो अनुच्छेद 360 का सीधा संबंध वित्तीय आपात से जुड़े हुए हैं। तो जो राष्ट्रपति के पास आपातकालीन अधिकार और शक्तियां हैं वे वास्तव में संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित है। अब इस विषय में थोड़ा आपको व्यवहारिक स्थिति को समझना होगा। आमतौर पर भारत का राष्ट्रपति जब अपनी आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करता है
तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन मिनर्वा मिल्स के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है, यह अभी निर्धारित किया है कि राष्ट्रपति के द्वारा यदि आपातकालीन शक्ति का प्रयोग किया गया है तो उसकी समीक्षा न्यायालय के स्तर पर की जा सकती है। तो यहां पर हम इन सब चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। एक एक कर हम सबका तीनों पे जो आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, हम तीनों का यहाँ पर अध्ययन एक एक कर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात को समझें कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति क्या है। यदि संपूर्ण भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में सामान्य स्थिति प्रभावित हो गई हो, आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो, और आपात स्थिति से हमारा जो आशय है, और जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 352 में स्पष्ट भी किया गया है, तीन शर्तें निर्धारित हैं। इन तीन शर्तों में से कोई भी एक स्थिति यदि उत्पन्न हुई हो, यानी तीन विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति है युद्ध छिड़ गया हो या युद्ध की घोषणा हो गई हो। तो देख रहे हैं कि युद्ध छिड़ गया हो या युद्ध की संभावना हो, या तो सीधे तौर पर युद्ध छिड़ गया हो और नहीं तो युद्ध की संभावना बन गई हो। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। एक दूसरा कंडीशन है, दूसरी परिस्थिति है, इसको भी समझना होगा। बाह्य आक्रमण हो गया हो या इसकी संभावना हो, ये दूसरी परिस्थिति है। और एक तीसरी परिस्थिति भी है, वह है सशस्त्र विद्रोह। एक एक करके समझिएगा। तीन कंडीशन की बात की गई संविधान में। वे तीन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें से किसी भी एक के उपलब्ध होने पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो यहां पर देखिए, पहली परिस्थिति है कि युद्ध छिड़ गया हो, भारत के ऊपर किसी बाहरी शक्ति ने युद्ध थोप दिया हो, युद्ध प्रारंभ हो गया हो या युद्ध की संभावना बनी हुई हो, तो अनुच्छेद 352 का प्रयोग यहां पर किया जा सकता है। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है बाह्य आक्रमण हो गया हो देश के ऊपर या बाह्य आक्रमण की संभावना दिख रही हो, बाह्य आक्रमण की संभावना बनी हुई हो, तो इस आधार पर भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। और तीसरी परिस्थिति सशस्त्र विद्रोह के संदर्भ में है। अगर आप 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले के अवधारणा के बारे में अध्ययन करें, यानी भारत का जो मूल संविधान जब तक 44वां संशोधन उसमें नहीं किया गया, उस समय तक यदि आप अध्ययन करते हैं 1950 से लेकर 1978 तक की जो व्यवस्था रही है, उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द का सम्मिलन नहीं था, सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इसके स्थान पर आंतरिक अशांति को आधार बनाया गया था। आंतरिक अशांति के आधार पर भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए आपात को घोषणा की जा सकती थी, राष्ट्रीय आपात को लागू किया जा सकता था। जैसा कि आप 1975 का अवलोकन करें तो वहां पर आंतरिक अशांति को ही आधार बनाया गया, लेकिन 1978 में हमारी संसद ने आंतरिक अशांति को संशोधित कर डाला और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह
को सम्मिलित कर लिया गया। आज की डेट में भारत का राष्ट्रपति यदि देश में इन 3 परिस्थितियों में से कोई भी एक परिस्थिति उपलब्ध हो गई हो, कोई भी एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, उसे आधार बनाकर राष्ट्रीय आपात को लागू कर सकता है, राष्ट्रीय आपात को वह क्रियान्वित कर सकता है। अब यहां पर हम समझें कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, यानी या तो भारत पर युद्ध छिड़ गया हो या भारत पर युद्ध होने की पूरी संभावना उत्पन्न हो गई हो, एक परिस्थिति है। आधार ये बनता है अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने के लिए। या दूसरी परिस्थिति का हम लोग अवलोकन करें, भारत पर बाह्य आक्रमण हो गया हो, युद्ध की घोषणा नहीं की गई लेकिन आक्रमण हो गया है, या आक्रमण होने की संभावना उत्पन्न हो गई है, तो यह भी आधार बनता है अनुच्छेद 352 के प्रयोग करने का। तीसरी स्थिति है सशस्त्र विद्रोह। यदि भारत के ऊपर भारत के आंतरिक मामलों में कोई सशस्त्र विद्रोह घटित हुआ हो, यहां पर यह आधार भी अनुच्छेद 352 को लागू करने से जुड़ा हुआ है। सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाकर भी अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय आपात की यह जो उद्घोषणा है, इसका क्रियान्वयन का तरीका क्या होगा, इस आपात घोषणा को भारत के किस क्षेत्र में या संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा, यह भी समझना जरूरी है। अनुच्छेद 352 का यदि प्रयोग किया गया है, उसका प्रभाव देश के ऊपर क्या जाता है, उससे देश कितना प्रभावित होता है, इन तमाम बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझिए कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के संदर्भ में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसमें कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, लिखित परामर्श तैयार किया जाएगा और वही लिखित परामर्श राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर अनुच्छेद 352 की सिफारिश की जाएगी। यहां पर इस बात को बहुत बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा एहसास होता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ये संवैधानिक स्थिति भले ही आपको दिखती है, जो व्यवहारिक स्थिति है उसे समझकर ही आप इस व्यवस्था से परिचित हो सकते हैं। और व्यवहारिक स्थिति क्या है कि सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग नहीं कर सकता, और बल्कि अनुच्छेद 352 क्या, मैं तो बराबर आपको बताता रहा हूं कि राष्ट्रपति के पास जितने भी अधिकार एवं शक्तियां हैं, उनका प्रयोग प्रत्यक्षतः स्वयं नहीं करता, बल्कि प्रधानमंत्री उसके मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है, जैसा कि आर्टिकल 74 में स्पष्ट भी किया गया है। यहां पर भी वही स्थिति लागू है। अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने की सिफारिश मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श के रूप में की जाती है राष्ट्रपति से, और लिखित परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। यह स्थिति थोड़ा सा इस स्थिति को और भी बेहतर ढंग से समझना होगा। मूल संविधान में ऐसा नहीं था, बल्कि 44वां संविधान संशोधन करते हुए लिखित परामर्श को अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले अगर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले की व्यवस्था का आप अध्ययन करें तो प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता था, राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता था। और जैसा कि 1975 में 25 जून मध्यरात्रि में उसमें प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा गांधी कार्य
कर रही थी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, और उन्होंने राष्ट्रपति को मौखिक परामर्श प्रदान किया था। लिखित परामर्श नहीं था, मौखिक परामर्श प्रदान किया था कि आंतरिक अशांति देश में उत्पन्न हो गई है, इसलिए अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात को लागू किया जाए। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी। नेशनल इमरजेंसी को लागू कर दिया गया था। तो 1975 की जो आपातकालीन स्थिति है उसकी क्रियान्विति प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। लेकिन बाद में जब सत्ता परिवर्तित हुई, जनता पार्टी के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया गया और उस सरकार ने संविधान का 44वां संशोधन किया 1978 में। तो 1978 का जो संशोधन है, उस संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 352 के प्रयोग के संदर्भ में व्यापक परिवर्तन किए गए। स्पष्ट कर दिया गया, यह अभी निर्धारित कर दिया गया कि प्रधानमंत्री इस प्रकार का परामर्श कैबिनेट के लिखित परामर्श के रूप में राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। जब तक लिखित परामर्श, कैबिनेट के द्वारा लिखित परामर्श प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, तब तक राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाएगी। तो अब यह निर्धारित किया जा चुका है कि जब भी राष्ट्रीय आपात घोषणा की परिस्थिति बनी हुई हो तो इसके लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी, लिखित परामर्श को तैयार किया जाएगा और उसी लिखित परामर्श को राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा सुझाव के रूप में, और उसी सुझाव के आधार पर भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात को क्रियान्वित कर सकता है, लागू कर सकता है। अब यहां पर यह भी समझना होगा कि राष्ट्रीय आपात का क्षेत्र क्या होगा, इसका विस्तार क्या होगा, भारत के क्या संपूर्ण भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में से लागू किया जा सकता है। तो इस निर्णय से समझ लीजिए आप लोग कि राष्ट्रीय आपात को या तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किया जा सकता है या भारत के उन क्षेत्रों में या उस क्षेत्र में इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित की जा सकती है जो प्रभावित है। यानी या तो प्रभावित वाले भाग में या संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आपात घोषणा को लागू किया जा सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि संपूर्ण देश में राष्ट्रीय आपात को लागू कर दिया जाए। जैसे सपोज दैट कभी परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में अनुकूल नहीं रही है तो केवल जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रीय आपात घोषणा की जा सकती थी, या भारत के जैसे पूर्वोत्तर का भाग है वहां पर भी असमान परिस्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं तो उस क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता था, या संपूर्ण भारत के क्षेत्र में। जैसे 1975 की बात करें तो 1975 में संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में राष्ट्रीय आपात घोषणा की गई थी। तो हमारा कहने का आशय है कि राष्ट्रीय आपात को या तो संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या केवल प्रभावित वाले भाग में क्रियान्वित किया जा सकता है। अब यहां पर हम लोग ये भी समझेंगे कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात घोषणा की गई है देश के अंदर। तो राष्ट्रीय आपात घोषणा के संदर्भ में हम देखें कि कब कब राष्ट्रीय आपात को देश में लागू किया गया। हम समझ रहे हैं कि कब कब भारत में राष्ट्रीय आपात घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब तक लागू राष्ट्रीय आपात। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि अब तक केवल 3 बार राष्ट्रीय आपात घोषणा की जा सकी है। ये 3 बार कौन कौन से हैं इसे एक एक करके हम लोग समझेंगे।
पहली बार राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा है वह 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी और यह आपात की उद्घोषणा 10 जनवरी 1968 तक 1968 तक प्रचलन में थी। तो पहला जो राष्ट्रीय आपात है वह 26 अक्टूबर 1962 से प्रारंभ हुआ, 10 जनवरी 1968 तक बना रहा, 1968 तक बना रहा। दूसरी बार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई वह 1971 में की गई, दिसंबर 1971 में की गई। 13 दिसंबर 1971 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा दूसरी बार की गई और इसकी जो अवधि है वह 21 मार्च 1977 तक है। यानी जो दूसरा राष्ट्रीय आपात है ये 13 दिसंबर से प्रारंभ होता है, 13 दिसंबर 1971 से प्रारंभ होता है और कब तक बना रहता है तो 21 मार्च 1977 तक, 1977 तक। तीसरा जो राष्ट्रीय आपात है जो काफी चर्चित हुआ, इसकी जो मान्य तिथि है, वैसे चूंकि देर रात में मध्य रात्रि के बाद ही क्रियान्वित होता है आमतौर पर, तीसरा राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 जून 1975 को की गई और यह 21 मार्च 1977 तक बना रहा। यहां पर ध्यान देना होगा, पहले मैं नोट करवा देता हूं आपको। जो तीसरा है कब से प्रारंभ हुआ, यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं इसे, 26 जून 1975 और कब तक बना रहा तो 21 मार्च 1977 तक। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को आरंभ की गई और इसकी अवधि 10 जनवरी 1968 तक बनी रही। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा का प्रयोग 13 दिसंबर 1971 को की गई, जबकि यह 21 मार्च 1977 तक बना रहा। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 26 जून 1975 को आरंभ हुआ, 21 मार्च 1977 तक ये बना रहा। तो ये तीन अलग अलग कालखंड हैं जब भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का संचालन किया गया, राष्ट्रीय आपात की घोषणा को लागू किया गया। तो आपने क्षेत्र देखा, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा को क्रियान्वित किया गया है, इसका आपने अध्ययन किया। अब हम थोड़ा सा ये समझें कि क्या राष्ट्रीय आपात की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वैसे संवैधानिक स्तर पर अगर विचार करें तो संविधान में इस संदर्भ में ऐसा नहीं स्पष्ट किया गया है। फिर भी अगर संविधान की भाषा की व्याख्या आप करते हैं, इस प्रकार की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परंतु बाद के वर्षों में मिनर्वा मिल्स के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित कर दिया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है, न्यायालय में उसकी समीक्षा की जा सकती है। कारण कभी को न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया इस मामले में कि हो सकता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा दुर्भावना के आधार पर की गई हो, उचित कारण के अभाव के आधार पर की गई हो, तो ऐसे में न्यायालय इस पर विचार कर सकता है। राष्ट्रीय आपात न्यायालय में विचारणीय हो सकता है। तो तीन जो अलग अलग कालखंड रहे हैं राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में, इसे आप सबको ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी।
अब हम देखेंगे कि इसका प्रभाव क्या होता है और साथ ही ये भी समझेंगे कि राष्ट्र, चूंकि अभी हम लोग प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपात घोषणा यदि की गई हो, यानी भारत के राष्ट्रपति ने यदि राष्ट्रीय आपात घोषणा कर रखा हो, तो इस प्रकार की उद्घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करवाना अनिवार्य होगा। यानी राष्ट्रीय आपात घोषणा जिस तिथि को राष्ट्रपति ने किया हो, उस तिथि से लेकर 30 दिनों के अंदर संसद के द्वारा 2/3 बहुमत से उसे संस्तुत करना आवश्यक होगा। तब यह आपात की स्थिति आगामी 6 माह तक बनी रह सकती है। 6 माह की समाप्ति से पूर्व फिर से दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय आपात को आगामी 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस आधार पर 6 माह करके राष्ट्रीय आपात की अवधि को आगे बढ़ाना संभव होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, उस समय लोकसभा भंग चल रही हो, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा तो हो गई, लोकसभा का अस्तित्व नहीं है उस कालखंड में। उस दौरान जब भी नई लोकसभा का गठन होगा, 30 दिनों के अंदर इस प्रकार के आपात घोषणा को वापस लेना अनिवार्य होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति को लगता है कि हाँ, राष्ट्रीय आपात को वापस लिया जा सकता है, तो वह किसी भी वक्त, किसी भी क्षण, किसी भी समय इस प्रकार की घोषणा को वापस ले सकता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। राष्ट्रीय आपात घोषणा यदि की गई है तो इसके प्रभाव से भी आप सबको अवगत होना जरूरी होता है। जब राष्ट्रीय आपात घोषणा लागू रहती है तो उस दौरान जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, या जो जुडिशियल पावर्स हैं, इस पर किस रूप में प्रभाव पड़ता है, हमें इसका अवलोकन करना चाहिए। तो हम लोग अध्ययन करेंगे कि इस प्रकार की उद्घोषणा को कैसे वापस लिया सकता है, कैसे समाप्त किया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति के पास अधिकार है को जब चाहे राष्ट्रीय आपात की घोषणा को वापस ले सकता है। दूसरी बात कि यदि लोकसभा ने कोई ऐसा प्रस्ताव पारित किया हो जो राष्ट्रीय आपात घोषणा को वापस लेने से संबंधित है, तो इस आधार पर भी राष्ट्रीय आपात घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। एक तीसरी स्थिति को भी समझना होगा। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर से लोकसभा के बैठक बुलाने के लिए राष्ट्रपति को संसूचित किया गया हो, जिससे कि राष्ट्रीय आपात को वापस लिया जा सके, तो राष्ट्रपति 14 दिनों के अंदर लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए बाध्य होगा। तो इस बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषणा को वापस लिया जा सकता है। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में। देखिए, जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपात घोषणा की गई हो, तो राष्ट्रीय आपात घोषणा का क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव का अवलोकन भी आवश्यक होता है। और जब हम राष्ट्रीय आपात घोषणा के प्रभावों का अवलोकन करते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि राष्ट्रीय आपात घोषणा का प्रभाव संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग में पड़ सकता है। यदि राष्ट्रीय आपात घोषणा संपूर्ण देश में की गई है तो उसका प्रभाव संपूर्ण देश के ऊपर जाएगा, और अगर किसी क्षेत्र विशेष में अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया है तो उसका प्रभाव केवल क्षेत्र विशेष तक सीमित होगा। दूसरी बात, राष्ट्रीय आपात घोषणा के संदर्भ में
अनुच्छेद 353 का अवलोकन करने की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 353 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा केंद्र की कार्यपालिकीय शक्ति के संदर्भ में उसके विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। यानी अनुच्छेद 353 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होने पर केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य सरकार को निर्देश देने के संदर्भ में हो सकता है। 352 का प्रयोग किया गया है, तो इस संदर्भ में केंद्र की जो कार्यपालिकीय शक्तियां हैं वो विस्तार को प्राप्त कर लेती है। और किस में विस्तार होता है? तो केंद्र की जो कार्यपालिका अधिकार है, केंद्र की सरकार है, वो राज्य सरकार को कार्यपालन के संदर्भ में निर्देश देने में सक्षम बन जाती है। दूसरी बात क्या है कि जब राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा की गई हो तो राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्धारण करने, कानून का निर्माण करने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है। यानी भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। साथ ही यहां पर यह भी ध्यान रखना होगा कि यदि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है तो उस दौरान यह आवश्यक नहीं है कि राज्य की कार्यपालिका को विघटित कर दिया जाए, राज्य की सरकार को विघटित कर दिया जाए, बल्कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो बनी रह सकती है, बनी रहती है। उसे विघटन करने का कोई कारण नहीं बनता, उसका विघटन आवश्यक नहीं होता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि आर्टिकल 250 में जैसा कि स्पष्ट भी किया गया है कि यदि राष्ट्रीय आपात घोषणा की गई हो तो राज्य सूची के विषयों में जो इस कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया गया है, आपातकाल की समाप्ति के उपरांत 6 माह तक ये प्रभावी बना रह सकता है। 6 माह के बाद ऐसे कानून का जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाता है। यानी केवल 6 माह तक ही संसदीय कानून जो राज्य सूची के विषय पर बनाए गए हैं उनका प्रचलन संभव होता है। 6 माह की समाप्ति के बाद इस प्रकार के कानून का प्रचलन नहीं संभव होता, बल्कि अब जो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून निर्धारण का अधिकार एक बार फिर से राज्यों को प्राप्त हो जाता है। राज्य का जो विधानमंडल है, विधानमंडल के स्तर पर कानून का निर्माण संभव हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आपात घोषणा की गई हो तो लोकसभा का जो सामान्य कार्यकाल है उसका विस्तार हो सकता है, और इस प्रकार का अधिकतम विस्तार 1 साल की अवधि के लिए किया जा सकता है। यानी लोकसभा के कार्यकाल राष्ट्रीय आपात घोषणा के उपरांत 1 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रताएं, मौलिक अधिकार के रूप में जो स्वतंत्रताएं नागरिकों को उपलब्ध होते हैं वे स्वतः निलंबित हो जाते हैं। और अनुच्छेद 19 के तहत जो वैयक्तिक स्वतंत्रताएं हैं वो 6 प्रकार की वैयक्तिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं आप सबको। तो 6 प्रकार की जो वैयक्तिक स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान की गई हैं, नागरिकों को दी गई हैं, वे स्वतः निलंबित हो जाते हैं। जबकि अन्य मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा किया जा सकता है। परंतु ध्यान रखना होगा, अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित जो मूल अधिकार हैं, जो वास्तव में जो अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित अधिकार हैं, वे
भी राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि मूल अधिकार भी प्रभावित होते हैं जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं राष्ट्रीय आपात से जुड़े हुए हैं, उसके प्रभावों से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रपति के पास जो दूसरा अधिकार है आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग के संदर्भों में, वह राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करने के सापेक्ष है। यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, राज्य में शासन का संचालन संविधान के दायरे में नहीं किया जा रहा हो, संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा हो, तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। और यदि संविधान का अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है तो इस आधार पर संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाता है। यानी राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन की स्थिति है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, कब लागू किया जाएगा, राज्यों में 356 का प्रयोग कब किया जाएगा, तो जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुकूल राज्य का शासन का संचालन नहीं हो रहा हो, संवैधानिक तंत्र की विफलता उत्पन्न हो गई हो। संवैधानिक तंत्र की विफलता को आधार बनाकर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। और यदि अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया हो तो हम इस स्थिति को राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं। अब हम इसकी प्रक्रिया को समझेंगे। और प्रक्रिया क्या होती है, 356 का प्रयोग करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसकी प्रक्रिया को हम दो रूपों में समझने का प्रयास करेंगे। राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल बैठा होता है। चूंकि राज्यपाल भी जब पदभार ग्रहण करता है उससे पूर्व संविधान का प्रतिरक्षण, संविधान का परिरक्षण और संविधान का संरक्षण करने की शपथ लेता है। यानी संविधान संरक्षण का दायित्व राज्यपाल का भी बनता है। इसलिए यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो तो इस संदर्भ में राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। एक तो यह आधार बनता है कि राज्यपाल ने राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की सिफारिश राष्ट्रपति से किया हो, उस सिफारिश को आधार बनाकर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। एक दूसरी स्थिति, राज्यपाल ने सिफारिश नहीं किया हो, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश को आधार बनाया जाएगा। हालांकि राज्यपाल की भी सिफारिश है उस पर भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद ही अपनी मुहर लगाकर राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो जब तक कैबिनेट के लिखित परामर्श को राष्ट्रपति को संस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने के लिए पहली स्थिति है कि राज्यपाल की ने सिफारिश कर रखा हो, राज्यपाल की सिफारिश को आधार बनाकर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है, या सीधे तौर पर राज्यपाल ने कोई सिफारिश नहीं किया, बावजूद मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया जाएगा और सिफारिश को लिखित रूप में प्रधानमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे आधार बनाकर राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन की क्रियान्विति सुनिश्चित कर दी जाएगी। यहाँ यह भी ध्यान रखना होगा कि राज्यपाल ने संवैधानिक तंत्र विफल होने की सिफारिश किया
और ये आवश्यक नहीं है कि उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया जाए। राष्ट्रपति इस प्रकार की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखिएगा। तो बिना राज्यपाल की सिफारिश पर या राज्यपाल के सिफारिश को आधार बनाकर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। जब किसी राज्य में अनुच्छेद 356 को लागू किया गया हो, क्रियान्वित किया गया हो, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई हो, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, थोड़ा सा उसको समझने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के साथ ही राज्य की जो मंत्रिपरिषद है, राज्य की जो कार्यपालिका है, राजनीतिक कार्यपालिका है, उसका विघटन हो जाता है। यानी अब राज्य में न तो मुख्यमंत्री का पद उस समय क्रियाशील होगा और न ही वहां की जो मंत्रिपरिषद है वो क्रियाशील होगी। जब मुख्यमंत्री नहीं क्रियाशील होगा तो मंत्रिपरिषद भी नहीं होगा। यानी राज्य की जो राजनीतिक कार्यपालिका वो विघटित हो जाती है। अगर आप विधायिका की बात करें, राज्य विधानमंडल की बात करें, यह भी प्रभावित हो सकता है। राज्य विधानसभा के ऊपर दो स्थितियों के आधार पर प्रभाव पड़ता है। राज्य विधानसभा को या तो निलंबित रखा जा सकता है या फिर राज्य विधानसभा को भंग किया जा सकता है। यदि राज्य विधानसभा को निलंबित बनाए रखा गया है तो जब भी सामान्य परिस्थिति उत्पन्न होगी, विधानसभा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। और यदि विधानसभा पुनर्जीवित होती है तो इस प्रकार की विधानसभा के पुनर्जीवन के पश्चात नई सरकार का गठन किया जा सकता है। यानी फिर से मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, कोई लेकिन नया मुख्यमंत्री होगा, नई मंत्रिपरिषद होगी। हो सकता है कि जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई, दोबारा चूंकि उसके पास बहुमत है विधानसभा में, दोबारा फिर से वो पदारूढ़ हो सकता है या उसके स्थान पर कोई दूसरी सरकार का गठन किया सकता है। दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर नियोजित हो सकता है, दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री पद को धारण कर सकता है। एक नई मंत्रिपरिषद का गठन यहां से किया जाएगा। तो अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग है, विधानसभा का यदि निलंबन किया गया है तो उसका पुनर्जीवन संभव हो सकता है। दूसरी स्थिति है जब अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए विधानसभा को भंग कर दिया गया हो, तो 6 महीने के अंदर विधानसभा का निर्वाचन अनिवार्य हो जाता है। हालांकि ये डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति कार्यकाल की अवधि क्या है। दूसरी बात कि राष्ट्रपति ने किसी राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की हो, इस प्रकार की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2 माह के अंदर अनुमति देना आवश्यक होता है। जब तक संसद द्वारा 2 माह के अंदर इसे सहमति प्रदान नहीं कर दी जाती है, इस प्रकार का राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ नहीं सकता है। यानी संसदीय सहमति आवश्यक होती है राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में। तो किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया है तो संसद द्वारा 2 महीने के अंदर उस पर सहमति लेने की आवश्यकता होती है। और यदि संसद ने इसका अनुमोदन कर दिया हो, राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया हो, तो इस प्रकार का राष्ट्रपति शासन आगामी 6 माह तक प्रचलन में रह सकता है। 6 माह की समाप्ति से पूर्व संसद के द्वारा इसे आगामी 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है और हर 6 माह की समाप्ति से पहले फिर से 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की स्थिति यह होती है। अनुच्छेद 356 के तहत यह आपने अभी समझा। अब हम लोग राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन अधिकार और शक्तियां हैं, इस संदर्भ में जो तीसरी कड़ी है, जो तीसरी शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास, वह वित्तीय आपात के संदर्भ में है। और वित्तीय आपात के दौरान
क्या स्थिति होती है, वित्तीय आपात को कैसे लागू किया जाता है, वित्तीय आपात को लेकर संवैधानिक स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम संवैधानिक स्थिति को समझें। वित्तीय आपात को क्रियान्वित करने के लिए आर्टिकल 360 का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 360 के आधार पर वित्तीय आपात घोषणा का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को दिया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपात घोषणा कर सकता है। किस आधार पर कर सकता है? जब वित्त की असामान्य स्थिति उत्पन्न हो गई हो, यानी वित्त की व्यवस्था का सही ढंग से संचालन नहीं किया जा रहा हो, गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो देश के अंदर, तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात को लागू किया है तो इसे 2 माह के अंदर संसद से अनुमोदित करवाना आवश्यक होता है। संसदीय अनुमोदन के आधार पर इसे 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है और जब 6 माह समाप्त हो रहा हो उससे पहले फिर से संसदीय अनुमोदन प्राप्त करते हुए इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 6 माह करके इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जब वित्तीय आपात की घोषणा की गई हो, इस प्रकार की घोषणा के क्रियान्वित होने से जो कार्मिक वर्ग हैं, जो कर्मचारी वर्ग हैं, अधिकारी वर्ग हैं, जो भारत के सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन एवं भत्तों में कटौती की जा सकती है। और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो अन्य न्यायालय हैं, उनके वेतन एवं भत्तों में भी कटौती संभव है। उनके वेतन भत्तों में जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। तो ये स्थिति होती है वित्तीय आपात के संदर्भ में। तो अभी आपने राज्यों में राष्ट्रपति शासन को भी अध्ययन किया, जो राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करने की प्रक्रिया उसका आपने अवलोकन किया, वित्तीय आपात को भी आपने बेहतर ढंग से समझा। तो कुल मिलाकर जो स्थिति यहां पर बन रही है भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रपति इन आपातकालीन अधिकार एवं शक्तियों से जुड़ा हुआ है। भारत के राष्ट्रपति को यही 3 प्रकार के आपातकालीन अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही। हम लोग आगे भी इस क्लास को जारी रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति को जो उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं वे उन्मुक्तियां कौन कौन सी हैं। तो उन उन्मुक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।